चलिए देखिए, अनुच्छेद आर्टिकल 32 कहता है, अनुच्छेद 32 है, सभी मकड़ियाँ जाले बुनती हैं उनसे जिनसे उन्हें 3 कामों में सहायता मिलती है। मकड़ी तो सबका जाला बुनता है, उसको 3 कामों में सहायता। जालों से मकड़ियाँ को अंडे संभालने में, छिपाने और भोजन पकड़ने में। देखो, मकड़ी का जाला उसको 3 चीज़ में फ़ायदा करता है। सबसे पहले वो अंडा देता, उसी में रह जाता। दूसरा, कोई कीट फटंग गया तो जाल में फंस गया तो मकड़ी उसका खाना खा जाती है। और तीसरा है कि उस जालों में अंडे देना पसंद, अंडा देना अपने जालों में, और अंडा को छिपाना, और कुछ भी चीज़ को छिपाना और भोजन पकड़ने में। ठीक है। बहुत सी मकड़ियाँ अपने जालों में अंडे देना पसंद करते हैं, जिसमें उनके अंडे एक साथ और सुरक्षित रहते हैं। अभी बताएं, जाले छिपछिपे होते हैं और इस प्रकार वे भोजन पकड़ने में मकड़ियों की सहायता करते हैं। यानी मकड़ियाँ सहायता करती उनके भोजन पकड़ने में। जब कोई कीट जाले में उड़कर आता है तो फंस जाता है, इधर उधर हिलता है, बाहर निकलने का प्रयास करता है, पर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह फंस गया होता है। मकड़ी जान लेती है कि कीट फंस गया। जैसे मकड़ी में फंस गया कोई कीट पतंग तो हल्का हिलाएगा तो फसल रहेगा ना, वो हिलेगा, जिससे उसका अनुभव चल जाता है कि कुछ फंस गया, क्योंकि वह फंस गया। मकड़ी जान लेती है कि कीट फंस गया क्योंकि उन्हें जाले में हिलने का अनुभव होता है और मकड़ी कीट तक पहुंच जाती है। जालों के बिना मकड़ी वैसे नहीं रह पाती जैसे वह रहती है। मकड़ियों को जीवित रहने के लिए जाले चाहिए, किंतु यदि आपको अपने घर में जाले न मिले तो इसका यह अर्थ है कि आपका घर मकड़ियों से मुक्त है। अगर जो आपके घर में मकड़ी का जाल नहीं है तो मकड़ी नहीं है, मकड़ी मुक्त नहीं है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह अनुच्छेद मुख्य रूप से किसके बारे में है? मकड़ी के रंग, मकड़ी के जाले, मकड़ी के अंडे, मकड़ी के खाद। मकड़ी के जाले। मकड़ी के जाले सहायक नहीं होते, अंडों के थामने में ये तो सहायक होते हैं, भोजन को पकड़ने में ये भी सहायक होते हैं, अंडों के बचाने में ये भी सहायक होते हैं, कीटों को डराने में ये सहायक नहीं ना है। तो ऑप्शन नंबर आंसर कौन हो जाएगा? मकड़ियाँ कैसे जान लेती है कि उसके जाले में शिकार फंस गए? बेसूंघती है? नहीं। बेसूंघती है? नहीं। उसका अनुभव करती है? अनुभव करती है। घर में मकड़ी का जाला न मिलने का यह अर्थ है कि मकड़ी को भूख नहीं। मकड़ी के बाहर निकल में डर नहीं। मकड़ी सो गए? नहीं। मकड़ी है ही नहीं। ऑप्शन नंबर। अब घर में मकड़ी का जाला नहीं मिल रहा तो समझ जाइए कि मकड़ी नहीं। यहाँ जीवित रहना का अर्थ है स्वीकारना, देखना, सोचना या जीना। जीवित रहना है मतलब जीना। चलिए, अनुच्छेद 23 है। जब फास्ट फूड खाने की बात हो तो बच्चे ललचाते हैं। आप लोग भी फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं ना? इसे बनाने में कम समय लगता है और बाज़ारों में भी यह भी सरलता से मिल जाता है। देखता है तुरंत भूंज भांज के तुरंत दे देता है। इसको बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। और बाजार से बच्चे फल, सूप या अंकुरित वस्तुएं खाने के बदले फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। नूडल, बर्गर और पिज़्ज़ा की बड़ी मांग है। आज है न, नूडल, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, एग चाउमीन या बहुत सारा मंचूरियन, मटन, कौन सी है पता है उतना, उनकी बड़ी मांग है। यद्यपि ये बनाने में बड़े आसान है फिर भी ये हमारे लिए हानिकारक हैं। देखिए, अब मुर्गा आपको बनाना, हम लोग बनाते तो 1 घंटा लगता है, और उधर से मुर्गा लाया, तेल में डाला, एक के बाद डायरेक्ट 2 मिनट में छान दिया, फिर उसमें तेल मसाला डाल के फिर तुरंत भूंज के 10 मिनट में आपके पास रेडी हो गया। सोच लीजिए, और हमको बनाने में 1 घंटा लगता है। तो वही बात है कि इनमें हमारे शरीर के लिए अच्छी पोषण उपयोगिता नहीं है। जब डायरेक्ट कर रहा है, बढ़िया से पकता भी नहीं है, उसको आप खा रहे हैं, वो दिक्कत नहीं है जी। बहुत से शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया कि इन खाद्य पदार्थों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इन्हें तेल में तलकर पकाया जाता है। बात सही है, जितना भी फास्ट फूड खाते हैं तो तेल में ही ज़्यादातर छाना हुआ रहता है, जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इससे हम मोटे हो सकते हैं। मोटापे से मधुमेह और उच्च रक्तचाप हो सकता है। मतलब मोटा हो गए तब
मधुमेह और उच्च रक्तचाप। मधुमेह का मतलब समझ रहे हैं, और रक्तचाप का मतलब ब्लड प्रेशर हाई। ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ना ब्लड प्रेशर को नियंत्रित नहीं करता, नियंत्रण में नहीं रखता, उससे रक्तचाप हो सकता है। जो बच्चे अधिक फास्ट फूड खाते हैं उनके जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हो सकती है, जैसे मधुमेह और उच्च रक्तचाप। उनका विकास उन बच्चों की अपेक्षा अधिक प्रभावित होगा जो पौष्टिक भोजन करते हैं। लोग पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं और घर पर बने खाने के स्थान पर फास्ट फूड को वरीयता दे रहे हैं। यह पश्चिमी सभ्यता को अपनाने को गंभीर दुष्प्रभाव में से एक है। देखिए, आप अगर जो मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं, और कोई आपसे शाकाहारी है, तो कौन ज़्यादा जिएगा? मांसाहारी। चूँकि शाकाहारी, जो शाकाहारी भोजन करते हैं वो मांसाहारी से ज़्यादा जिएंगे। आप लोग देखते हैं जो जो मांस खाते हैं उनका जीवन कम होता है। जैसे आपके सामने कुत्ता मांस खाता है, कैसनो सड़ा गला रहता है, वो खा जाता है, उसका जीवन देख लो। कहीं पे कट छट गया एकदम कीड़ा लग जाता है ना तुरंत। जैसे कि शेर भी मांसाहारी होता है, मांस खाता है, वो भी, उसका भी जीवन काल ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। तो जो जो व्यक्ति मांस खाता है उसका जीवन ऐसे भी कम होता है, और जो पेड़ पौधे से भोजन बना हुआ खाते हैं तो उनका जीवन शैली बहुत ही अच्छा और ज़्यादा दिन तक होता है। इसका वजह क्या है कि हम अगर जो पौधे से गिरा हुआ सड़ल भी पौधा है या कुछ ऐसा उसमें दिक्कत है तो हम लोग खाते हैं तो हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाता है, जिससे कि फल को पचाने में मदद कर देता है और हमें कोई दुष्प्रभावी नहीं होता है। और जो मांस खाते हैं, मांस में अगर जो कुछ दिक्कत है तो हम खाते हैं तो हम पे डायरेक्ट अटैक करता है, जिससे हम लोग बीमार हो सकते हैं। समझ में आया? अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फास्ट फूड किसके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है? जीवन शैली में बदलाव लाकर, मोटापे का कारण बनकर, हमें अच्छा स्वास्थ्य देकर, पश्चिमी सभ्यता को प्रोत्साहित देकर। कौन सा आंसर होगा? फास्ट फूड किसी स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? जीवन शैली में फास्ट फूड किसी के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? मोटापे का कारण बनाकर। यही ना होगा जी? फास्ट फूड खाते हैं तो मोटा हो जाएंगे, अभी पढ़ा है, हाँ ना? हमें फास्ट फूड संस्कृति को क्यों बढ़ावा नहीं देना चाहिए? फास्ट फूड स्वादिष्ट होता है? नहीं। यह आसानी से उपलब्ध है, यह हमारी जीवन शैली बदल देता है, यह हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? अनुच्छेद में किस शब्द का अर्थ है नकल करना? नकल करना का अनुच्छेद में किस शब्द का अर्थ है नकल करना? अनुकरण करना, तुलना करना, अपनाना, कार्य करना। मतलब कौन सा होगा? देखो कितना बोली कहाँ गया, समझ में नहीं आ रहा है कि अनुच्छेद में किस शब्द का अर्थ है नकल करना, यानी किसी का नकल कर रहा है। नकल करना मतलब क्या हो गया? अनुकरण करना या तुलना करना। नकल करना तुलना करना होगा? नहीं होगा। तुलना करना, जब हम जैसा है वैसा आप हैं तो तुलना हो सकता है। देखिए उसको दीजिए एक था, हाँ कस के दो। वो दो लड़का है, ये तो हॉस्टल में बच्चा है, इसको तो रहना, वो तो कल से आएगा ही नहीं, वो तो कल से आएगा ही नहीं। दो चंदा सर भी उनका शिकायत कर चुके हैं कि मतलब आता है तो झुकते रहता है। हम तो कल से परसों से जब देते हैं, जब उसको दुए गो के देखबे करते, एगो इसे एगो उससे। अनुच्छेद में किस अनुकरण करना नहीं होगा, नकल करना, अपनाना भी नहीं होगा, है ना? अनुकरण करना या कार्य करना? अनुकरण करना। ऑप्शन नंबर कौन होगा? फास्ट फूड से हो सकता है अनिद्रा, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, जेब प्रभाव, सामाजिक स्तर में हानि। कौन सा होगा? जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां। घर पर बना खाना होता है पोषक नहीं, फास्ट फूड से अच्छा नहीं, फास्ट फूड की अपेक्षा अधिक पौष्टिक, न तो पौष्टिक न फास्ट फूड से सी नंबर, फास्ट फूड की अपेक्षा अधिक पौष्टिक होता है ना? चलिए अनुच्छेद 34। एक गांव में एक लड़का रहता था, उसके घर के पास एक पेड़ था, उस पर एक बंदर रहता था। वह बहुत नटखट था, फिर भी उसकी माँ उसे बुलाती थी और उसे खाने के लिए केले और मिठाइयाँ देती थी।
एक और वह लड़का माँ के साथ मेला देखने गया। सबसे पहले एक बार फिर से पढ़ जाते हैं। एक गांव में एक लड़का था, ठीक है। उसके घर के पास एक पेड़ था। सभी के पास एक पेड़ होता है ना। उस पर एक बंदर रहता था। पेड़ पर हमेशा बंदर रहता। वह बहुत नटखट था। बंदर तो नटखट रहता ही है। फिर भी उसकी माँ उसे बुलाती थी। उसके घर के बगल में वो बंदर रहता था, तो उसको खाने के लिए बुला लेते। उसे खाने के लिए केले और मिठाइयाँ देती थी। किसको दिया जाता था? बंदर को। एक और वह लड़का माँ के साथ मेला देखने गया। वे लोग घर में ताला लगाकर सुबह ही चले गए। वे लोग ताला लगाकर सुबह चल गए। शाम को लौटने पर उसने एक विचित्र बात देखी। क्या देखा? वह बंदर उस दिन पेड़ छोड़कर कहीं नहीं गया। वह बंदर उस दिन पेड़ छोड़कर कहीं नहीं गया। वो पेड़ पर ही बैठा रहा। वृक्ष की सबसे ऊंची डाली पर बैठा बैठा हुआ सारे दिन उसके घर की रखवाली करता रहा। उसकी माँ ने उस दिन उसको बहुत सारी चीज़ें को खाने को दी, है ना। अब उसका घर को अगोर रहा था कि कोई नहीं था, कि अब जिसको आप दे रहे हैं खाने के लिए तो उसका भी फर्ज बनता है कि वो अगोरे। और अगोरा तो उससे भी और ज़्यादा मान आदर हुआ। तो देखिए, ये 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। पेड़ पर कौन रहता था? एकदम आसानी से मिल जाए। लड़की की माँ उसको क्या खाने को देती थी? केले और मिठाइयाँ। लड़के के घर की देखभाल किसने की? बंदर। मेले से लौटने पर लड़के की माँ ने बंदर को क्या दिया? शाम को लौटने पर विचित्र बात क्या देखी? बंदर ने सब कुछ तोड़ दिया था? नहीं, सारा दिन बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठा रहा, है ना। देखिए, पढ़ने से कितना बढ़िया से आंसर आ जाता है। चलिए, अनुच्छेद 35 है। चित्तौड़ वर्तमान राजस्थान राज्य का एक जिला है। राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम चित्तौड़गढ़ है। महाराणा प्रताप का जहाँ जन्म हुआ था उसका ही नाम था चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। यह मुस्लिम आक्रमणकारियों से लोहा लेने वाले मेवाड़ राज्य के राजाओं की राजधानी थी। मेवाड़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़। जिसमें आक्रमणकारी लोहा लेने का मतलब क्या हुआ? दुश्मनी लेना। लोहा लेना का मतलब क्या होता है? दुश्मनी। राज्य के राजाओं की राजधानी था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी जो एक मुस्लिम शासक था, जिसने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पे अधिकार कर लिया था, हथिया लिया था। बाद में राजपूतों ने 1308 ईस्वी में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। यानी जो राजपूत थे 1303 में ये अधिकार किया, 1308 ईस्वी में चित्तौड़ पर कौन अधिकार कर लिया? राजपूत ने। अकबर के शासनकाल में भी राजपूतों ने अकबर से वीरतापूर्वक मुकाबला किया। महाराणा प्रताप जैसे वीर और साहसी राजा ने जंगलों में भटकना तो स्वीकार कर लिया, किंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। यानी महाराणा प्रताप के राज्य भी छीन गया, सब चीज़ छीन गया, फिर भी उन्हें अधीनता स्वीकार नहीं किया। जंगल में रहना पसंद कर दिए, लेकिन उसके अधिकार में रहना पसंद नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। किंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया। अनेक राजपूत रानियों ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आग में जलकर जौहर कर लिया। मतलब बहुत सारा जब आक्रमण कर दिया तो अब जो स्त्री थी अपना जान अपना इज्जत बचाने के लिए क्या आग में कूद गई, मर गई, अपने आप को जला ली। चित्तौड़ में निर्मित विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और किले राजपूतों की वीरता की गाथा सुनाते हैं। चलिए, अब खत्म हो गया। चित्तौड़ स्थित है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ कहाँ स्थित है? राजस्थान। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था 1303 ईस्वी में। कीर्ति स्तंभ पर विजय स्तंभ स्थित है मेवाड़ में, चित्तौड़ में, राजस्थान में, गुजरात में। विजय स्तंभ चित्तौड़ में है। अकबर की अधीनता को किसने स्वीकार नहीं किया? महाराणा प्रताप। चलिए, राजपूत रानियों ने अस्तित्व की रक्षा के लिए क्या करती थी? आग में जला के जौहर करती थी। मतलब आग में जला के अपना शरीर को नष्ट करना, उसी को जौहर करना बोलता है। अनुच्छेद 36, वाराणसी को काशी और बनारस भी कहा जाता है। सही बात है। वाराणसी को क्या क्या कहा? काशी और बनारस भी कहा जाता है। यह गंगा के किनारे बने घाटों के लिए प्रसिद्ध है। गंगा के किनारे हैं इसलिए इनका महत्व बहुत ही ज़्यादा है।
वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। वाराणसी में सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे विख्यात मंदिर है, सबसे बढ़िया मंदिर, सबसे सुंदर मंदिर, जिसका नाम है विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर में किनका मूर्ति है? शंकर जी का। वाराणसी का हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। इसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय ने लोगों की सहायता से की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। वाराणसी से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक स्मरणीय स्थान है सारनाथ। यानी वाराणसी से 10 से 12 किलोमीटर दूर है जो स्थान बहुत ही अच्छा है, उसका नाम क्या है? सारनाथ। जैसे सारनाथ चलता है, वो ट्रेन चलता है ना, हमारे राजगीर से डायरेक्ट है क्या? सारनाथ। देखो जी, पिटो उसको एक था तो सब गाल पे हाथ धर के। अभी 9 ही बजे हैं, 10 बजे हैं, बस सोना स्टार्ट। सारनाथ में बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा जो 5 बौद्धों को दी थी महात्मा बुद्ध ने, कहाँ दी थी? सारनाथ में। सबसे पहले शिक्षा दीक्षा दी कहाँ? महात्मा बुद्ध ने। कहाँ? सारनाथ में। इसलिए सारनाथ जिस दिन से चर्चित में आ गया है। देखिए, सारनाथ में बुद्ध के अनेक स्तूप है। सारनाथ में जैसे राजगीर में है ना, उसी तरह से सारनाथ में है। यहाँ श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, जापान देशों द्वारा बनवाए गए मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ श्रीलंका में श्रीलंका वाला बनाया, थाईलैंड वाले, चीन वाले, जापान वाले देशों द्वारा बनाए गए मंदिर भी प्रसिद्ध है। यानी सब देश मिलकर जो मंदिर बनाया है वो मंदिर प्रसिद्ध है। सारनाथ में एक राजकीय संग्रहालय है। इसमें बहुत सी मूर्तियाँ रखी गई है। संग्रहालय जहाँ संग्रह करके सब चीज़ रख ले रहते हैं, म्यूजियम, उसी को क्या कहते हैं? संग्रहालय। यहाँ सम्राट अशोक के 4 सिंहों वाला स्तंभ भी रखा गया है। सम्राट अशोक का स्तंभ देखो 4 सिंह वाला, तो यहाँ भी यही रखा गया है। यह हमारा राज चिन्ह है। अशोक स्तंभ हमारा राज्य चिन्ह है ना जी। राज चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। यह हमारा राज चिन्ह है। बताओ, इस चिन्ह को तुमने कहाँ कहाँ देखा है? जो ये चिन्ह है कहाँ कहाँ देखे? वाराणसी जरी और रेशम के काम के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है? जरी और रेशम के काम के लिए। प्रसिद्ध शहनाई वादक स्वर्गीय बिस्मिल्ला खां, यानी शहनाई वादक जो प्रमुख विख्यात थे स्वर्गीय बिस्मिल्ला खां, और तबला वादक किशन जी महाराज वाराणसी के रहने वाले थे। यानी जो तबला बजाते थे, तबला में है ना, जो जिनका नाम था क्या? किशन जी महाराज। और जो शहनाई में विख्यात थे वो बिस्मिल्ला खां थे। अब डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। काशी में है एक भव्य विश्वनाथ मंदिर, यही ना है जी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? दीनदयाल उपाध्याय ने? नहीं। भीमराव अम्बेडकर ने? नहीं। मदन मोहन मालवीय। सारनाथ अवस्थित है वाराणसी से 20 से 25 किलोमीटर दूर? नहीं। 30 से 35? नहीं। 10 से 15? नहीं। 10 से 12? सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ में है 3 सिंह, 5 सिंह, 4 सिंह। कितना है? 4 सिंह। वाराणसी निवासी किशन जी महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किशन जी महाराज सितार से, तबला से, बालियन से, शहनाई से? तबला से, यानी कि शहनाई से। शहनाई से कौन थे? देखिए, बिस्मिल्ला खां। अनुच्छेद 37। राज्याभिषेक के बाद भी शिवाजी ने अपना विजय अभियान जारी रखा। शिवाजी देखे हैं? जानते हैं शिवाजी को? शिवाजी के बाद, राज्याभिषेक के बाद भी शिवाजी ने अपना विजय अभियान जारी रखा। बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया। शिवाजी ने ही सबसे सुव्यवस्थित ढंग से पहले नौसेना का संगठन किया। शिवाजी महान दूरदर्शी थे और वे यह जानते थे कि भविष्य में देशों को नौसेना की भी आवश्यकता होगी। शिवाजी सभी धर्मों का समान आदर करते थे। राज्य के पदों के वितरण में भी कोई भेदभाव नहीं रखते थे। उनके राज्य में स्त्रियां का, फिर से एक बार पढ़ देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। राज्याभिषेक के बाद भी शिवाजी अपने विजय अभियान जारी रखा। राज्याभिषेक भी हो गया, फिर भी विजय
अभियान मतलब सभी देश में भ्रमण करना, विजय पाना इन्होंने जारी रखा। बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया। यानी बीजापुर और कर्नाटक के जो भी दूसरा राजा थे आक्रमण के लिए, उसको हटा के अपने अधिकार में कर लिए। शिवाजी ने सबसे सुव्यवस्थित ढंग से पहले नौसेना का संगठन किया। नौसेना का मतलब नाव वाला सेना, जिसको नेवी बोलते हैं। शिवाजी महान दूरदर्शी थे और वे यह जानते थे कि भविष्य में देशों को नौसेना की आवश्यकता होती थी। वह जान गए थे कि आदमी तो यहाँ लड़ ही रहा है, कहीं ना कोई पानी से भी आक्रमण करे, तो इसलिए भविष्य में पहले ही जान गए थे कि भविष्य में आगे नौसेना की जरूरत पड़ेगी। शिवाजी सभी धर्मों का समान आदर करते थे। इस शिवाजी सभी धर्म का आदर करते थे। राज्य के पदों के वितरण में भी कोई भेदभाव नहीं रखते थे। उनके राज्य में स्त्रियां का बड़ा सम्मान किया जाता था। शिवाजी के समय में स्त्रियां को सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता था। युद्ध में यदि शत्रु पक्ष की कोई महिला उनके अधिकार में आ जाती तो वे उनका सम्मान करते थे और उसे उसके पति अथवा माता पिता के पास पहुंचा देते थे। ऐसा कौन करता है लड़ाई में? जिसका जहां हो गया राज, बस स्त्री हो, धन हो, दौलत हो, सब वही रख लेता था। लेकिन इनका राज्य में इनको किसी भी जिसका उनका कोई स्त्री रह गई तो उसका माता पिता हो उनके यहाँ पहुँचा दिया जाता था, उनके पति हो वहाँ पहुँचा दिया जाता था। यानी स्त्रियाँ का बहुत आदर किया जाता था, है ना। उनका राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य था। उनके राज्य में हर एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता थी। अत्याचार के दमन को वे अपना कर्तव्य समझते थे, इसलिए सेना संगठन को विशेष महत्व देते थे। सैनिकों की सुख सुविधा का विशेष ध्यान रखते थे। शिवाजी के राज्यों में अपराधी को दंड अवश्य मिलता था। जब उनका पुत्र संभाजी अमर्यादित व्यवहार करने लगा तो उसे भी शिवाजी के आदेश से बंदी बना लिया गया था। यानी उनके क्या है जी, ऐसे कैसे हो रहा है? प्रॉब्लम क्या है? नहीं सर, झुक रहा था, इसको उठा रहे थे, सर ना झुक रहे थे, मारेंगे ना फिर। ओके, कोई बात नहीं है। अभी झुकेंगे तभी हम उठेंगे। शिवाजी ने कहाँ पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया? औरंगाबाद के केरल पर नहीं, कर्नाटक बीजापुर पर ना। शिवाजी आदर करते थे धर्म हिंदू का, ईसाई धर्म का, इस्लाम धर्म का, सभी धर्मों का। शिवाजी का पुत्र का नाम क्या था? संभाजी। शिवाजी के आदेश से बंदी बना लिया गया। सदाशिव को, संभाजी को, शाहूजी को, बाजीराव को, क्या संभाजी को। युद्ध का विलोम क्या है? शांति। यही ना है जी। चलिए, कितना बढ़िया मरा जाता है तुरंत। अनुच्छेद 38 है। एक वन में एक रहट था, उसमें बहुत सारे मेढक रहा करते थे। उन मेढकों के मुखिया का नाम गंगदत्त था। एक बार गंगदत्त रहट से पानी निकालने वाली टिंडों की माला में बैठकर कुएं से बाहर आया। बाहर की दुनिया देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह फुदक फुदक कर वन की हरियाली में सैर करके बड़ा आनंद प्राप्त करने लगा। काफ़ी देर तक फुदकने घूमने के बाद वह सारी घास से भरे एक मैदान के पास पहुंचा। उसने देखा हुआ एक भूख प्यास से मरियल हो रहा सांप पड़ा है। भूख प्यास से मरियल हो रहा सांप पड़ा है। सांप को गंगदत्त ने जीवन में पहली बार देखा था। उसे उसका रंग, रूप और आकार प्रकार बहुत अच्छा लगा। चलिए, खत्म कहानी। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रहट में कौन सा जीव रहता था? मेढक। मेढकों के मुखिया का नाम क्या था? गंगदत्त ने जी। गंगदत्त ने हरी घास के भरे मैदान में क्या देखा? सांप। कितना बढ़िया से कूद मरा जाता है। सांप देखने में कैसा था? मरियल जैसा था। गंगदत्त घूमता हुआ कहाँ पहुंचा? मैदान में, तालाब में, शहर में, किस में? 39। भारत एक विशाल देश है जिसमें प्रचुर वन्य जीवन है। यहाँ बाघ, शेर, हाथी, राइनो, सभी प्रकार की मछलियाँ और सुंदर विदेशी पक्षी मिलते हैं। दुख की बात है कि प्रत्येक वर्ष हम अनेक पशुओं को खो रहे हैं। लालची लोग पशुओं को उनकी हड्डियाँ, खालों और अन्य अंगों के लिए मारते हैं और उनको वस्तुओं को ऊंचे दाम पर बेचते हैं। आज हमारे देश में यही ज़्यादा चीज़ हो रहा है। हम लोग नहीं जानते हैं, पर जंगल के करगी में जो भी लोग हैं,
तो उनका शिकार वही होते हैं, उसका चमड़ी का, हड्डी का, खाल का, मांस का बेचकर वो जीवन यापन कर रहे हैं। जिसमें पशु उचित पर बेचते हैं। अनेक कंपनियां जहरीले रसायनों को उन नदियों में बहने देती है जिनमें पशु पानी पीने आते हैं। साथ ही वृक्षों को काटकर हम वन्य क्षेत्र को घटा रहे हैं जो उनका प्राकृतिक घर होता है। यदि हमने यह नहीं रोका तो हम पृथ्वी ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाएंगे। हमें अपनी मूल्यवान विरासत की रक्षा करने के लिए सभी प्रयत्न करने चाहिए। सबसे पहला चीज़ इसमें विशाल देश है। विशाल देश के बाद जो किया गया वो किया गया वन का चर्चा है ना। मूल्यवान विरासत किसे कहा गया? शेर को, बाघ को, पक्षी को, संपूर्ण वन्य जीवन को। अनुच्छेद में पशुओं को खोने के कारण दिए गए हैं 2, 3, 5, 4, 5। कितने कारण दिए गए हैं? पशुओं खोने के लिए कितने कारण दिए गए हैं? 3 ही ना है। लेखक आग्रह कर रहा है, क्या आग्रह कर रहा है? पशुओं को मारने के लिए, वृक्षों को काटने के लिए, पशुओं के व्यापार के लिए, वन्य जीव की रक्षा के लिए, वन्य जीव के लिए रक्षा के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग तब होता है जब हम बात करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग तब होता है जब हम बात करते हैं हमारे पर्यावरण की, मौसम की, किसी वैज्ञानिक विधि की, जलवायु की। किसकी होगा? हमारे पर्यावरण की। यदि हमने यह नहीं रोका, यहाँ यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पशुओं को मारना, वृक्षों को काटना, अपने पर्यावरण को बिगाड़ना, भावनाओं को नष्ट करना। कौन हो? 40 नंबर। चींटियां दुनिया की कुछ सबसे प्रबल कीटों में गिनी जाती है। चींटी है जो गिना जाता है प्रबल कीटों में। उन्हें कभी न थकने वाली, सहयोगी और स्वामी भक्त माना जाता है। भारत के कुछ भागों में यह विश्वास है कि अगर कोई चींटियों को कुछ खिलाता है तो संपन्न हो जाता है। लोग प्रातः काल चींटियों की बस्तियों के निकट शक्कर रख देते हैं जिससे दान का ऐसा कार्य माना जाता है जिससे उनका भाग्य सौभाग्यशाली बना रहे। आप लोग तो चींटी रहता है उसको मार देते हैं। दीजिए 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 दीजिए। हाँ, बहुत अच्छे। तुरंत गाल पे हाथ धरा गया, नींद आना स्टार्ट हो गया। इसे दान का ऐसा काज माना जाता है उन्हें उनका भाग्य सौभाग्यशाली बना रहे। अमेरिका के अधिवासी विश्वास करते हैं कि मनुष्यों ने चींटियों से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने सर्दियों में खाने के लिए, गर्मियों में भोजन संग्रह कर लेना उनसे सीखा। चींटियों ने हमें सिखाया कि कैसे गर्मियों में ठंडे रहें और सर्दियों में गर्म। हमने चाहे सीखी हो या नहीं, चींटियों ने हमें शांति और सहयोग का पाठ पढ़ाया है। चींटियां दुनिया की कीट मानी जाती है। प्रबल, लोभी, सहायक, विनोदी। क्या होगा? प्रबल। चींटियों को खिलाने वाले लोग होते हैं दानी, ईमानदार, सहयोगी, धनी। दानी न हो गया जी। दान एक कार्य है जिसमें निहित है मांगना, पूछना, लेना, देना। क्या हो जाएगा? अमेरिकी मूल निवासियों के अनुसार चींटियों ने मनुष्य को सिखाया जाड़ों में खाना कैसे इकट्ठा करें, नहीं गर्मियों में ठंड से कैसे बचें, शत्रुओं से कैसे लड़ें, अच्छा भाग्य कैसे बनाएं। तो अच्छा भाग्य कैसे बनाए ना? ऑप्शन नंबर डी। संपन्न शब्द का अर्थ है राजभक्त नहीं, संपन्न सहयोगी नहीं, संपन्न मतलब धनी। संपन्न मतलब यही ना होगा जी। अनुच्छेद 41। कितना अनुच्छेद था टोटल? 20 गो आज पढ़ा दिए। बड़े झुक रहे हैं। नहीं कितना है जी?